तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शायद वेट कर रहे होंगे मुंबई इंडियंस के वीडियो का। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा, वरना फिर यूट्यूब हार्म करता है चैनल को। और इस वीडियो में हम बहुत ही इन डिटेल बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के पूरे स्क्वाड के बारे में। अभी तक जो हमको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया ऑक्शन टेबल पे और ओवरऑल चांसेस ये हैं कि ये टीम फिर से आई थिंक बहुत अपने पूरे दल बल के साथ में जाएगी जीतने के लिए। और ऐसे में जो इन्होंने स्क्वाड बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पावर दिख रही है, बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है। और हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन भी खुद को परफॉर्म करके प्रूव कर चुके हैं आईपीएल में कि वो क्या है। उस पर अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की इन जनरल तो इनकी लेगेसी बहुत शानदार है, 5 ट्रॉफीज उन्होंने जीती हुई है और उसके अलावा रनरअप्स एक बार रहे हैं। तो ये जो चीज़ इनके साथ में हुई है मुंबई इंडियंस के साथ में, आई थिंक इनकी पूरी लेगेसी की बात करें, सचिन तेंदुलकर इनके लिए सबसे पहले कप्तान थे और कैप्टन बनने के बाद में सचिन ने ही इनकी पूरी फ्रेंचाइजी को लीड करके 2013 तक लाया है। वहाँ पे रोहित शर्मा ने बैटिंग संभाला और वहाँ से रोहित शर्मा ने फिर जो एकदम से टर्न अराउंड किया है इस फ्रेंचाइजी का, तो आई थिंक वो बहुत ही अलग कहानी है। इस फ्रेंचाइजी के लिए सर जयसूर्या खेले हैं, रिकी पॉन्टिंग खेले हैं, लसित मलिंगा खेले हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, साथ ही में कैरन पोलार्ड खेल रहे हैं, तो खेले हुए हैं। तो आई थिंक ये सब जो कहानी इस पूरे फ्रेंचाइजी को शेप करती है वो बहुत अच्छी है। और जो भी इनके लिए खेलता है वो इनके बाद डगआउट में बैठता है मैनेजमेंट का मेंबर बन के, मेंटोर बन के, कोच बन के। मेरा जयवर्धने इनके भी कोचिंग कर रहे हैं, तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं दुनिया में। और ऐसे में आई थिंक कि ये जो टीम है ये बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है क्योंकि इनका जो ब्रेन बाहर बैठता है वो भी बहुत हद तक गेम को संभाल लेता है। तो इसी वजह से इनकी बात करने में बहुत मज़ा आता है। मेरी फेवरेट फ्रेंचाइजी भी है इसी वजह से। तो सबसे पहले तो ये है कि पिछले 4 सालों से ये नहीं जीते हुए हैं, तो इनको होगी बहुत ज़्यादा हंगर, डेस्परेशन जीतने की, क्योंकि इसी वजह से आप देखते हैं कैप्टनसी चेंज हुआ है, रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या लाए गए। बहुत लोग नाराज़ थे, फैंस नाराज़ थे, इसलिए लास्ट ईयर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। बहुत लोग फैंस बन गए रोहित शर्मा के, इसमें उन्होंने अपने साइड्स लिए। कुछ लोग साइड्स लिए हार्दिक पांड्या के कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है, और ऐसे में बूइंग हुई बहुत ज़्यादा हार्दिक पांड्या की भी जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो ऐसे में और रोहित शर्मा ने भी उसको रोका नहीं एक बार भी। तो ऐसे में आई थिंक कि ये जो पूरी एक इनकी कहानी है उसको आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं, इस पूरी कंट्रोवर्सी को कह सकते हैं, या फिर एक पूरे उस वेट को कह सकते हैं एक ट्रॉफी विन के साथ में फिर से 6वां टाइटल होगा इनका। इनके पास चांस है बहुत ही ज़्यादा बड़ा कि ये फिर से 6वां टाइटल अपना जीते और सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी बन के दिखाएं इस पूरे आईपीएल में। उसके अलावा अगर हम बात करें इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में बात होगी स्वॉट एनालिसिस की, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स की मुंबई इंडियंस को जो कुछ भी होंगे। प्लेइंग 12 की बात करेंगे, क्या खेल सकते हैं, क्या कंसर्न हो सकते हैं, क्या वीकनेसेस उनकी अभी से दिखाई दे रही है, सबके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशंस वानखेड़े में क्या होती है। वानखेड़े है मुंबई में, मरीन ड्राइव के किनारे, और ये है इनका होम ग्राउंड। तो वानखेड़े स्टेडियम की सबसे पहले कहानी तो ये होती है कि यहाँ पे शुरुआत में आपको न्यू बॉल से स्विंग दिख जाती है क्योंकि वहाँ पे विंड भी होती है, तो वो हेल्प करती है। मॉइस्चर थोड़ा सा रहता है क्योंकि बिल्कुल मरीन ड्राइव के किनारे है, तो अरेबियन सी पास में लगता है, तो जो स्विंग बॉलिंग को यहाँ पे हेल्प मिलती है वो एक कहानी है। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे रन फीस्ट होता है। रन फीस्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे विकेट फ्लैट होता है, लाल मिट्टी का होता है, और जब रेड सॉइल जहाँ पे होती है तो वहाँ पे बॉल अच्छे से बाउंस करती है और बैट पे आती है। तो ऐसे में यहाँ पे जो भी आप देखते हैं प्लेयर्स, सबके स्ट्राइक रेट्स बहुत एकदम ऊपर है, सबके आसमान छूने वाले स्ट्राइक रेट्स हैं। रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो सभी का ऑलमोस्ट 140 के आसपास है, 140 के ऊपर स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे में आई थिंक यहाँ पे आपको फिर से रन फीस दिख सकता है, बड़े स्कोर्स 230 240 भी आपको दिखाई दे सकते हैं, पर तब भी मुंबई के जो बॉलर्स हैं उनकी इकोनॉमी रेट्स बहुत लो हैं, तो ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं इन डेप्थ उसके बारे में बात करूंगा वीडियो के एंड पोर्शन में। तो अभी सबसे पहले हम वानखेड़े को देखते हैं। तो यही कहानी है कि यहाँ पे रन बनते हैं, आपको डिफेंड करना आना चाहिए। इनके पास में बुमराह सबसे बड़ा वेपन है, बुमराह इंजरी कंसर्न भी है, उसके बारे में भी हम और अच्छे से बात करेंगे वीकनेसेस में जब हम आएंगे। सबसे पहले इनका स्क्वाड देखते हैं, इनके स्क्वाड को एनालाइज करते हैं कि क्या न्यू प्लेयर्स हैं और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको जीत तक ले जा सकते हैं, क्या उनके अंदर वो कह सकते हैं स्ट्रेंथ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, किसी फॉर्मेट की आप बात कीजिए अभी तो जसप्रीत बुमराह इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, बिल्कुल हमेशा रहता है। सूर्य कुमार यादव फॉर्म का कंसर्न है, इंडिया के कैप्टन है, रिसेंटली T20 में बने हैं पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव को काम करना पड़ेगा। उसके बाद हार्दिक पांड्या कैप्टन, बिल्कुल लीड करेंगे, ऑलराउंडर भी हैं, फिनिशर भी हैं, और ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बहुत रहेगी क्योंकि लास्ट ईयर इनका थोड़ा सा इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या इनके क्लास के हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया। उसके बाद रोहित शर्मा, आईपीएल फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है रिसेंट टाइम्स में, इनको बहुत कुछ प्रूव करना होगा और आई थिंक इनको आईपीएल को सीरियसली लेना पड़ेगा इस साल, वरना शायद इनकी टीम फिर से आप देख सकते हैं कि बाहर हो जाए। दूसरी बात है ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई इस फॉर्मेट में आईपीएल में, सॉरी। तो आईपीएल मुंबई इंडियंस से खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट, और राजस्थान से खेले पिछले साल और उनके लिए अच्छा काम किया, पर राजस्थान ने क्यों उनको छोड़ा ये राजस्थान ही जाने, और इसी वजह से शायद उनको जो पहला टाइटल मिला है उसके बाद से जीते नहीं है। तो ट्रेंट बोल्ट उनके पास में आए, न्यू बॉल से स्विंग करेंगे, अच्छी बॉल दोनों साइड बाहर बाहर और अंदर लेके आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एंगल जो क्रिएट करते हैं वो डेडली हो जाता है राइटी बैट्समैन के लिए। तो ट्रेंट बोल्ट इज़ अ वेरी गुड एडिशन टू दिस साइड। उसके बाद तिलक वर्मा, यंग प्लेयर हैं, रिटेन किए गए, अब सीनियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे इस टीम में, तो ऐसे में तिलक वर्मा प्रूव करना चाहेंगे अपना पॉइंट कि मैं भी
यहाँ पे बहुत कुछ करने आए हैं और यंगस्टर हैं, पर तब भी बहुत जिम्मेदारी लेके हमने खेलते हुए देखा है इनको मुंबई इंडियंस के लिए। तो ऐसे में इनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद नमन धीर की बात करते हैं, पंजाब से आते हैं, फिनोमिनल टी20 रिकॉर्ड है, स्ट्राइक रेट की आप बात करें तो बहुत ज़्यादा रहता है इनका, आपको ऑफ स्पिन बॉलिंग भी देते हैं। तो नमन धीर भी पैकेज है जिसको देखना पड़ेगा इस टूर्नामेंट में। फिर से पिछले साल भी खेले थे, ठीक ठाक किया था, लगातार चांस मिलता है, सारे मैचेस खेलेंगे एक नंबर पे तो शायद आपको ज़रा परफॉर्म करके दे सकते हैं। रॉबिन मिन्स की बात करें, सबसे पहली बात तो पहले आदिवासी क्रिकेटर है इंडिया से जिन्होंने आईपीएल में खेलने का ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। अब रॉबिन मिन्स के साथ में एक और सबसे बड़ी कहानी क्या है कि ये बहुत स्वीट हिटर ऑफ द बॉल है, जिस तरीके से ये बैटिंग करते हैं तो आपको देख के मजा आएगा इनकी बैटिंग को। एक और चीज़ क्या है, रॉबिन मिन्स को जब आप देखेंगे तो रॉ पावर भी है, दूसरी बात अपना शेप लूज नहीं करते हैं, और जो पावर जनरेट करते हैं अपने बैट फ्लो से वो एकदम डिफरेंट बीस्ट इनको बना देता है। और रॉबिन मिन्स मुझे लगता है कि इनको चांसेस मिलना चाहिए। फर्स्ट 11 में शायद आपको खेलते हुए ना देखे पहले ही मैच में अगेंस्ट चेन्नई, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आपको दिखेंगे ये खेलते हुए और बहुत अच्छा काम करेंगे वहाँ पे। तो रॉबिन मिन्स इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस टीम के लिए। उसके बाद करण शर्मा की बात करेंगे, सीनियर प्लेयर है ये, एक टाइम पे लकी चार्म हुआ करते थे क्योंकि ये खेलते नहीं थे, डगआउट में बैठते थे और इनकी टीम जीतती थी, तो इनको कहा गया कि ये लकी चार्म है, परफॉर्म बिल्कुल नहीं करते कभी भी। ऑर्डिनरी से बॉलर हो गए हैं मेरे हिसाब से, वो रिस्ट स्पिन करते हैं, राइट आर्म रिस्ट स्पिन, विदर्भ के लिए खेले थे, अभी दिल्ली में आए थे, विराट कोहली के अगेंस्ट बॉलिंग भी नहीं कर पाए लेकिन दिल्ली के अगेंस्ट बॉलिंग की। लेकिन करण शर्मा की जो चीज़ है, इनके पास बहुत कुछ आर्ट नहीं बाकी है, अपने हायर साइड ऑफ द एज में है और आई थिंक इनके पास बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। तो ये सिर्फ एक एडिशन है स्क्वाड में कि अगर कभी कोई इंजरी हो कुछ हो तो ये फिल इन कर पाए उसके लिए। देखते हैं क्या करते हैं। रायन रिकल्टन की बात करें, एक्साइटिंग एंड टैलेंट है, साउथ अफ्रीका में क्विंटन डीकॉक को रिप्लेस कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, और बहुत हद तक यहाँ भी कर रहे हैं क्योंकि क्विंटन डीकॉक थे इनके लास्ट एक प्रॉपर ओपनिंग जो पैर बनाते थे रोहित शर्मा के साथ में, तो इसी वजह से आई थिंक उनका भी रिप्लेसमेंट इनको अच्छा मिला है, अच्छी कीपिंग करते हैं, इनको देखना होगा, एक्साइटिंग प्लेयर है। दीपक चाहर की बात करेंगे, दीपक चाहर न्यू बॉल से अच्छी स्विंग करते हैं और बोल्ट और इनका जो पैर बनेगा दीपक चाहर का, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पैर बनेगा इस आईपीएल में न्यू बॉल से। तो आई थिंक दीपक चाहर की बहुत जिम्मेदारी है, लो डाउन दी ऑर्डर आपको थोड़ी सी बैटिंग दे सकते हैं। तो ऐसे में आई थिंक सीएसके जो रोएगा इनको मिस करके एमआई हंसेगा इनको रख के अपने पास में, और शायद शुरुआत में चोक करने जाएंगे विद बुमराह बीइंग द थर्ड पेसर, विद हार्दिक पांड्या बीइंग द फोर्थ पेसर। बहुत क्वालिटी है इनके पास पेस बॉलिंग में इस बार। अल्लाह गजनफर की बात करेंगे, वो इनके स्क्वाड में पहले थे, इंजर्ड हो गए, उसके बाद बाहर हुए, फिर उनकी जगह आए मुजीबुर रहमान। तो अल्लाह गजनफर जो है आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस रहेगा इनके लिए, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छी कैरम बॉल है और अच्छी गुगली भी लेके आते हैं। तो अल्लाह गजनफर एक पैकेज जिसको मिस करेंगे, अफगानिस्तानी पैकेज, तो वो एक लॉस इनके लिए रहेगा। मुजीबुर रहमान शायद उतनी क्वालिटी पजेस नहीं करते हैं जितनी अल्लाह गजनफर करते हैं। उसके बाद विल जैक्स की बात करेंगे, मुझे विल जैक्स बहुत पसंद है, बहुत लोग मैंने सुना है कि इनको क्रिटिसाइज किया है इन्होंने, आरसीबी ने क्यों इनको छोड़ा, आरसीबी जाने, और आरसीबी इसलिए भी हारती है इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से। तो विल जैक्स इज अ वेरी गुड बाय व्हेन इट कम्स टू द अमाउंट एमआई पेड फॉर हिम, 6 करोड़ के आसपास इनको खरीदा है, 5.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज, और विल जैक्स इज अ वेरी गुड एडिशन टू दिस साइड। नंबर 3 पे आपको खेलते हुए देख सकते हैं। अश्विनी कुमार की बात करते हैं, अब पेस बॉलर है और वो भी शायद इनको मैच नहीं मिलेगा, अगर कभी चांस बनता है तो किसी इंजर्ड प्लेयर की जगह पे आ सकते हैं फिल इन करने के लिए बस। मिचेल सेंटनर की बात करें, न्यूजीलैंड के कैप्टन है करंट लिमिटेड ओवर सेटअप के, और मिचेल सेंटनर इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर अगेन। ये जो स्पिनर है ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड है करंटली, बहुत ही लूपी बॉल्स फेंकते हैं और लूपी बॉल्स फेंकने के बाद में इनको तब भी रन्स नहीं पड़ते, तो जो जिगरा इनके पास में वो इनको बहुत अलग बनाता है, आम बॉल अच्छी है, कंट्रोल बहुत ही शानदार है। तो ऐसे में मिचेल सेंटनर इज अ ट्रू ब्यूटी व्हेन इट कम्स टू स्पिन बॉलिंग। आपको लो डाउन दी ऑर्डर नंबर 8 पे आपको बैटिंग भी दे सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल प्लेयर है टीम के लिए। रीस टोपली है, न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, इंग्लिश प्लेयर है, टैटू लगा के आते हैं, और आपने वो चैड मैन के मीम्स देखे होंगे तो उसमें वो इन्हीं के जैसा दिखता है रीस टोपली जैसे ही, वो जो भी फिगर होता है। तो रीस टोपली इज अ प्लेयर जिसको बिल्कुल आप शायद ना खिलाएं उतना, लेकिन कभी भी अगर चांस बनता है बोल्ट की जगह पे या किसी का रिप्लेसमेंट आपको चाहिए तो रीस टोपली आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद श्रीजीत कृष्णन आएंगे, कर्नाटका से खेलते हैं, बेहतरीन बैटर है, 160 के राउंड स्ट्राइक रेट ये मैनेज करते हैं अपना टी20 सेटअप में, और टी20 में जो इन्होंने कर्नाटका के लिए किया है, इवन जो अभी 150 रिसेंटली मारे इन्होंने लिस्ट ए में, मतलब विजय हजारे में, तो बहुत बड़े प्लेयर हैं ये भी। रॉबिन मिन्स और ये दोनों बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको कभी भी टीम में आएंगे तो आपको खेल के अच्छा दिखाएंगे, ये एक चीज़ है। उसके अलावा राज अंगद बावा इस टीम में आए हैं। राज अंगद बावा अंडर-19 प्रोडक्ट है इंडिया के लिए, 2022 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग खेले थे और चैंपियन बने थे। तो दूसरी बात ये है कि ऑलराउंडर अच्छे हैं, राइट आर्म बॉलिंग करते हैं, लेफ्टी बैटर हैं, और इनकी शॉर्ट बॉलिंग अच्छी है काफ़ी, इनकी जो मैंने शॉर्ट बॉलिंग देखी है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। बैटिंग में थोड़ा काम किया होगा, आई होप, थोड़ा इंजरी कंसर्न हो गए थे पिछले साल इनको, लेकिन आई फील कि इनको चांस मिलना चाहिए, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और इनको प्रूव करना होगा बड़े स्टेज पे भी एक बार। उसके बाद डेवॉन जैकब्स की बात करेंगे, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और दूसरी बात ये है कि इनको जाना जाता है मस्कुलर मैन है, और जाना जाता है इनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी हिटिंग करते हैं, फिनिशर का जो काम है वो इनसे आप बहुत अच्छा ले सकते हैं।
तो आपको हो सकता है बेवॉन जैकब्स भी अभी या फिर कुछ टाइम में बेवॉन जैकब्स आपको खेलते हुए दिखें और मुंबई के शायद वो फ्यूचर का काम करें, तो ये भी पॉसिबल चीज़ है। उसके बाद अर्जुन तेंदुलकर गॉड के बेटे इस स्क्वाड में हमेशा रहते हैं, तो एक रिजर्वेशन टिकट से आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अर्जुन तेंदुलकर भी मेरे हिसाब से उतने बुरे प्लेयर नहीं है जितना उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और जो जो मीम भी चलता है कि वो कोयले ही हैं, वो कोयले नहीं है, वो हीरा भी नहीं है, लेकिन वो कोयले भी नहीं है। तो बिल्कुल अर्जुन तेंदुलकर से भी शायद उनको मैच में तो भी प्रूव करना चाहेंगे बहुत कुछ, अपनी लेगेसी बताएंगे फैमिली की, आई थिंक। तो एक और चेंज जो इनकी टीम में हुआ था, कॉर्बिन बॉश आए थे रिजार्ड विलियम्स की जगह पे। तो कॉर्बिन बॉश मुझे बहुत पसंद है। पहली बात तो बॉलिंग अच्छी करते हैं, 140 145 लेके आते हैं। दूसरी बात कंट्रोल लेके आते हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी है। बाकी बहुत से जो नाम रखे हुए जिन प्लेयर्स के, आई थिंक उनसे बहुत बेटर बॉलिंग लेके आते हैं। बैटिंग आपको देते हैं नीचे आके। तो कॉर्बिन बॉश भी आपको इस टीम में खेलते हुए दिख सकते हैं, 11 में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। गुड टैलेंट है, अच्छा एक्साइटिंग प्लेयर है वो भी। उसके बाद विग्नेश पुथुर इस टीम में है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मिचेल सेंटर ऑलरेडी स्क्वाड में है, प्लेइंग 11 में रहेंगे, तो शायद इनका चांस ना बन पाए, वो भी एक कहानी हो सकती है। और ये देखिए, ये हो सकता है मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 12। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन ओपन कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे ओपनर्स हैं और दोनों मिलके एकदम बैम्बूजल कर सकते हैं किसी भी बॉलिंग लाइनअप को। तिलक वर्मा नंबर 3 आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव नंबर 4। मैं विल जैक्स नंबर 3 भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं नंबर 5 पे उनको प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है नंबर 5 पे आके भी अच्छा काम कर सकते हैं। और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव नंबर 3 4 पे बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। नंबर 5 पे विल जैक्स आते हैं, आपको थोड़ी सी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी देते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे मैं रखूंगा हार्दिक पांड्या को, ऑलराउंडर भी है, कैप्टन भी है। नंबर 7 पे होना चाहिए नमन धीर, ये भी ऑफ स्पिन लेके आते हैं और फिनिशिंग करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी भी रहेगी इस बार। और दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने पंजाब के लिए प्रूव किया है, जब भी उन्होंने स्मार्ट खेला है और टूर्नामेंट्स खेले हैं, इन्होंने बताया है कि वो अच्छे प्लेयर हैं। मिचेल सेंटर एट नंबर 8, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं। और आई थिंक नंबर 8 पे भी इनकी जो बैटिंग है वो आपको बहुत काम करके दे सकती है। और जिस टाइप की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो ये बहुत कंट्रोल लेके आते हैं, फ्लाइट देते हैं, आर्म बॉल है, बहुत ही अलग बॉलर है, मज़ा आता है इनको देख के। दीपक चाहर अच्छी स्विंग लेके आते हैं शुरुआत में, नंबर 9 पे रहेंगे वो इस टीम में। और अगर वो चल गए पूरे साल, तो आई थिंक इनका बहुत अच्छे से काम ऊपर से ही कर सकते हैं वो। ट्रेंट बोल्ट, वो भी दोनों साथ में आई थिंक टैंडम में बॉलिंग करेंगे और ऐसे में ये बहुत खतरनाक एक लाइनअप बन जाएगा। जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे, अगर फिट होते हैं तो सबसे पहले मैच से तो अब मुश्किल ही है, लेकिन वो आगे जाते हुए सीजन में मेरे हिसाब से नंबर 11 पे जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। और बुमराह फिर तो उनको कोई भी इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं है। उसके बाद राज अंगद बाबा या करण शर्मा में से कोई एक खेलना चाहिए। रॉबिन मिंस को भी आप खिला सकते हैं, अगर आपको बैटिंग सॉर्टेड दिखाई देती है ऊपर से तो रॉबिन मिंस भी दिख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है राजंगत बावा या फिर करण शर्मा में से कोई एक खेलेगा। अगर स्पिन शॉट दिखती है तो करण शर्मा आ सकते हैं। अगर राजंगत बावा क्योंकि आपको ऑलराउंडर ऑप्शन चाहिए एक, तो फिर राजंगत बावा फिल इन कर सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, लेफ्टी बैटर भी है, वो भी एक कहानी है। और रॉबिन मिंस आ सकते हैं इफ़ यू वांट हिम, ओवर बैटिंग कमजोर आपको दिखती है तो। और अगर आप किसी और फॉरेन प्लेयर को लेके आते हैं, रीस टोपली को लेके आते हैं, किसी को भी लेके आते हैं, तो आप विल जैक्स को बाहर बिठाकर उनको ला सकते हैं। तो बैटिंग डेप्थ बहुत है इनके पास में, 8 पे सेंटर बैटिंग करेंगे, 9 पे चाहर, तो इनके पास बैटिंग डेप्थ ठीक ठाक है। इनके पेस बॉलर्स हैं, क्वालिटी पजेस करते हैं एकदम। आप बुमराह की बात करें, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना उनको। बोल्ट बिल्कुल राइट एट द टॉप बेहतरीन बॉलर है। दीपक चाहर की बात करें, न्यू बॉल इनके हाथ में दे दो और तमाशा देखो, ये किसी भी टीम को धाराशाही कर सकते हैं ऊपर से। तो ऐसे में अगर ये 3 पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हैं और चौथे हार्दिक पांड्या, तो आप सोच सकते हैं कि टीम का हल क्या कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। दूसरी बात, न्यू बॉल हिलती है वानखेड़े में, तो ऐसे में जब ये 4 मिल जाएंगे तो ये क्या काम करेंगे वो अब देखने में बहुत मजा आएगा। लेफ्ट आर्म सीमर भी इनके पास में है, तो आई थिंक प्रीटी मच जो राइटीज का जो एंगल है उसको थोड़ा सा अंदर लाके एलबीडब्ल्यू और बोल्ट का कैंडिडेट बना सकते हैं बोल्ट, वो भी एक कहानी है। उसके बाद ब्रिलियंट बैकअप्स है इनके पास में। अगर आप बैकअप्स की बात करें, मैं आऊँगा उस चीज़ पर, बहुत अच्छे प्लेयर्स इनके पास और भी जो शायद डगआउट में आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, बेंच पे रहेंगे और इतना क्वालिटी पजेस करते हैं कि वो कभी भी आगे खेलेंगे तो अच्छा ही करेंगे। ऑलराउंडर्स इनके पास में बहुत सारे हैं। अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें, नमन धीर की बात करें, मिचेल सेंटर की बात करें, चाहर आपको बैटिंग दे सकते हैं। तो एक 11 में आपको 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको 2-3 काम कर सकते हैं। तिलक वर्मा आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं, विल जैक्स आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं ऑफ स्पिन। तो ऐसे में आई थिंक बहुत इनके पास में चांसेस हैं कि ये सबसे थोड़ा निकलवा पाएँ, यूटिलिटी निकलवा पाएँ उनसे, वो एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके बाद बाकी अच्छे प्लेयर्स की बात करते हैं जो कभी भी इस टीम में आ सकते हैं, खेल सकते हैं। बहुत रिकग्नाइज नाम नहीं है अभी दुनिया में हम बात करेंगे तो, लेकिन बहुत ही अच्छे यूटिलिटी प्लेयर्स हैं, गुड प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग देयर रोल या फिर टीम के लिए जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे काम आने वाली चीज़। तो इनके पास बहुत प्लेयर्स और भी हैं। कॉर्बिन बॉश की आप बात करेंगे, साउथ अफ्रीकन है और मेरे हिसाब से ही इज़ द प्लेयर जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन के निकलेगा। रॉबिन मिंस की बात करेंगे, झारखंड से आते हैं, फर्स्ट आदिवासी प्लेयर, सॉलिड स्ट्राइकिंग करते हैं, बहुत अच्छी एबिलिटीज इनके पास में है, इनको देखने में बहुत मजा आएगा इस साल। उसके बाद मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, न्यू बॉल से अच्छी बॉल फेंकते हैं। न्यू बॉल के बाद पावर प्ले के बाद शायद थोड़े से फ्लैट दिखते हैं, रन के लिए जा सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में उनका जो फॉर्म का डिप है वो गिरता ही गया है। एक टाइम था 2-3 साल पहले जब वो अच्छा परफॉर्म करते थे, अब उनको देखना होगा कि वो कैसा करते हैं। अल्लाह गजनफर का रिप्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। बात करें फील्डिंग की, नहीं आती, कैचेस इंपॉर्टेंट टाइम पे छोड़ देते हैं,
तो मुजीबुर रहमान शायद आपको खेलते हुए ना दिखें। उसके बाद बेवॉन, लेकिन तभी भी इतना क्वालिटी रखते हैं कि वो टीम में आ पाए, क्योंकि आईपीएल में आप एक दो प्लेयर्स को ऐसे खिला सकते हैं जो कि चल जाएँ तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, तो ये उसमें से एक प्लेयर है। उसके बाद बेवॉन जैकब्स की बात मैंने की ही, अच्छी फिनिशिंग कैपेबिलिटीज़ रखते हैं तो इनको खिला सकते हो आप। और श्रीजीत कृष्णन की बात करेंगे तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तारीफ मैंने की, 150 रन बनाए इन्होंने लिस्टे में अभी रिसेंटली विजय हज़ारे में। उसके बाद टी20 के हिसाब से इनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, तो ऐसे में इनकी जगह बन सकती है। रीस टोपली की मैंने बात की, कभी भी आ सकते हैं, चैट बॉय, और ये अच्छी बॉलिंग करते हैं न्यू बॉल से। ओल्ड बॉल से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन न्यू बॉल से काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। तो वो ये रही इनकी 12th की कहानी। अब हम अगर और आगे जाते हैं, हम इनकी स्ट्रेंथ पे आते हैं। पहली बात, इन्होंने अपना एज इट इज बैटिंग कोर को रिटेन कर लिया। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, और मैंने किसी को छोड़ दिया क्या, नमन धीर को भी रिटेन कर लिया। तो ये 5 प्लेयर इन्होंने एज इट इज रख लिया अपने पास में। अब नमन धीर को शायद उन्होंने आरटीएम किया था, तो 5 इन्होंने ऐसे रख लिए। तो ये इनको एज इट इज, इनका जो पूरा बैटिंग कोर था पिछले साल का, सालों की मेहनत जो की थी, उन्होंने एज इट इज रख ली। तो ये इनको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ऑप्शन पे काम अच्छा करते हैं, इस बार भी किया, अच्छा बैलेंस बनाया टीम का, अच्छा स्क्वाड बनाया, वो दिख रहा है। तो टीम बैलेंस के हिसाब से ये टीम बहुत आगे है। बैटिंग डेप्थ में ऑलरेडी बात की, बहुत अच्छी है इनके पास में। स्टेबल सीनियर मैनेजमेंट है, स्टेबल प्लेयर्स भी हैं, और स्टेबल लीडरशिप भी है। हार्दिक पांड्या, इसके वाले रोहित शर्मा जो थे, उन्होंने 11-12 साल कैप्टनसी की, 10-11 साल कैप्टनसी की। उसके बाद हार्दिक पांड्या अब लीड कर रहे हैं, जो कि सीनियर प्रो हैं, इंडिया के लिए भी लीडरशिप रोल्स में रहे हैं। तो लीडरशिप जो है वो आई थिंक बहुत कंसिस्टेंट रही है इनके लिए भी। मल्टीपल कैप्टन आपने नहीं देखे इतने टाइम में, तो ऐसे में आई थिंक ये मैनेजमेंट जो है ये जानती है कैसे टीम्स को हराना है और कैसे मैचेस को प्लान करना है, तो ये इनको अच्छे से आता है। प्रूवन परफॉर्मर्स इन्होंने भी बनाए हुए हैं। हार्दिक पांड्या यंग लाए थे पकड़ के, प्लेयर बना दिया। बुमराह लाए थे पकड़ के, प्लेयर बना दिया। तो ऐसे में आई थिंक इनके पास बहुत कहानी है। तिलक वर्मा की भी, नमन धीर की भी शायद एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं। तो ऐसे में बहुत प्लेयर्स ये बनाते हैं और जानते भी हैं, तो वो शायद इस बार भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल बॉक्सेस इनके टिक दिखाई दे रहे हैं। अब हर एक अब चीज़ की बात करें, आप बात करें फील्डिंग एस्पेक्ट की, बैटिंग एस्पेक्ट की, बॉलिंग एस्पेक्ट की, ऑलराउंडर्स की बात करें, विकेट कीपर्स की बात करें, सब इनके पास में है। तो ये काफ़ी अच्छा उस चीज़ में दिखाई देंगे। ब्रिलियंट बैकअप्स की मैंने ऑलरेडी बात की ही, बहुत ही अच्छे बैकअप्स है, यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए एक और पॉइंट बनता है, एक्साइटेड यंगस्टर्स अगर आपके पास में होते हैं तो आप ना केवल आपका आज सुरक्षित रखते हैं, आप कल भी सुरक्षित रखते हैं। तो वो आपके लिए इंश्योरेंस का काम करता है। क्योंकि अगर आप रॉबिन मिन्स की बात करें, आपको शायद आज नहीं तो 2 साल बाद ऐसे खेल सकते हैं कि आप किसी को मिस ना करें, किसी सीनियर प्लेयर को, वो भी एक कहानी हो सकती है। नमन धीर की बात करेंगे, यूटिलिटी प्लेयर हैं। बेवन जैकब्स, अगेन मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टीम के लिए, क्योंकि मेरी फेवरेट भी है। और ऐसे में आई थिंक वो चीज़ इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अच्छा स्क्वाड बना दिया इन्होंने। उसके बाद बात करेंगे वीकनेसेस की। कुछ सीरियस वीकनेसेस भी है इनके पास में। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म इज अ कॉज ऑफ वरी, क्योंकि बहुत टाइम से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन टीम पे कैप्टन है, तो ऐसे में टीम चाहेगी कि अच्छा करे, नंबर 3-4 पे खेलेंगे और टीम को बहुत बार अपने दम पे मैच जिताते हैं। और अगर ये नहीं चलते हैं तो ऐसे में शायद जिम्मेदारी बढ़ जाएगी बाकी प्लेयर्स पे, और शायद ऐसे में आप कभी कभी मैचेस को हार सकते हैं। अल्लाह गजन पर आउट हो गए, एक बड़ा लॉस है, वो भी रहेगा। और सबसे बड़ा जो लॉस इनके लिए हो सकता है, बुमराह इंजरी फेस कर रहे हैं, रिकवरी चल रही है, कब तक होगी, तो शायद हो सकता है उनको 2-3 हफ्ते से बाहर हो जाएं। ऐसे में इनकी शायद वो 4-5 मैचेस छोड़ दें। बुमराह बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से, इनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इंडियन रिप्लेसमेंट। अब इंडियन रिप्लेसमेंट नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई फॉरेन पेसर आएगा, मतलब कॉर्बिन बॉश आ सकते हैं, साथ ही में रीस टोपली आ सकते हैं। अगर वो आएंगे, आपको विल जैक्स को निकालना पड़ेगा, इनको खिलाएंगे, या आपको रायन रिकल्टन को निकालना पड़ेगा, रॉबिन मिन्स को डालना पड़ेगा। तो एक बुमराह के नहीं होने से आपको आपके सेटल्ड 11 से आपको 2 प्लेयर्स डालने पड़ेंगे। तो टू मच चॉपिंग एंड चेंजिंग हो सकता है, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। एक और चीज़ ये भी है कि बुमराह अगर इस टीम से बाहर होते हैं तो टूर्नामेंट आपके लिए वहाँ पे एंड भी हो सकता है। डेथ बॉलिंग आपके लिए अकेली बुमराह करते हैं इस टीम में, बुमराह बाहर, डेथ बॉलिंग एकदम विल फॉल अपार्ट। तो ऐसे में इनके लिए बुमराह बहुत बड़े प्लेयर हैं, बाहर ना हो तो अच्छा है। रोहित शर्मा की बात करेंगे, आईपीएल फॉर्म खराब ही रहा है पिछले कुछ टाइम में, रन्स नहीं आते। पिछले साल 100 मारा लेकिन लूजिंग कॉज में आया, टीम को जिता नहीं पाए चेन्नई के अगेंस्ट, तो कंसर्न रहेगा रोहित शर्मा की फॉर्म का भी। लेट्स होप इस बार अच्छा करें। फिनिशिंग का इशू हो सकता है, 6 पे हार्दिक पांड्या आ जरूर रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के बाद नमन धीर आ रहे हैं, उसके बाद सेंटनर आ रहे हैं। तो ऐसे में 7 और 8 पे जो प्लेयर्स हैं, प्रूवन परफॉर्मर्स नहीं है व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग। तो वो एक कहानी है, नमन धीर यंग है, और हार्दिक पांड्या अगर आउट हो जाते हैं गलती से तो फिर क्या कहानी होगी, वो भी एक क्वेश्चन रहेगा। टिम डेविड जा रहे हैं, चले गए हैं, मतलब फैरन पोलार्ड जा चुके हैं, कृणाल पांड्या जा चुके हैं। तो ऐसे में इनको वो जो एक जो वॉइड है उसको कौन फिल करेगा, वही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद डेथ बॉलिंग का मैंने ऑलरेडी बात की, बुमराह जाएंगे, सब कुछ विल फॉल अपार्ट, 2 चेंजेस करने ही पड़ेंगे, और ऐसे में टीम का स्टेबिलिटी अफेक्ट हो ही जाती है। उसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास में, विनिंग आईपीएल आफ्टर 5 ईयर्स, 2020 में आखिरी बार जीते थे, 2025 आ गया है, 5 साल हो चुके हैं जीते हुए। तो चाहेंगे कि इस बार जीतें, चैंपियन बने। हार्दिक पांड्या दिखाएं कि मैं क्यों अच्छा कैप्टन हूँ और क्यों डिजर्व करता रहा पिछले बार भी कैप्टन बनना, उनके पास चांस है। और हार्दिक पांड्या खुद को फिर से रिडीम करेंगे एज अ लीडर, तो एक बहुत बड़ी कहानी होगी। स्काई को प्रूव करना पड़ेगा कि इज बैक, नॉट जस्ट इन मुंबई इंडियंस बट ऑल्सो फॉर द इंडियन टीम, कि मैं कैप्टन बनना क्यों डिजर्व करता हूँ, मैं प्लेयर बेस्ट क्यों T20 में, इसलिए परफॉर्म करके दिखाना चाहेंगे, वो एक कहानी है। उसके बाद बेस्ट फ्रेंचाइजी बन जाएंगे अगर 6 बार जीत जाएंगे तो
5 बार सीएसके जीती है, 5 बार मुंबई जीती है, 6 बार जीतेंगे, बेस्ट फ्रेंचाइजी इन आईपीएल हो जाएगी इनकी कहानी। उसमें तिलक वर्मा एज परफॉर्मर अच्छा करते आए हैं मुंबई के लिए, थोड़ा सीनियर प्लेयर हो चुके हैं, रिटेन भी किए हुए हैं, तो ऐसे में तिलक वर्मा चाहेंगे कि परफॉर्म करें और अपना वो स्टैब्लिश करें, अपना ठप्पा लगाएं कि मैं भी अब सीनियर हूँ और मैं जिम्मेदारी लेना जानता हूँ। हार्दिक को प्रूव करना है, रोहित को परफॉर्म करके प्रूव करना है, दोनों की कहानी है। उसके बाद यंगस्टर्स को देना है। एक और सबसे बड़ी कहानी जो मुंबई इंडियंस करती है, वो प्रोड्यूस करती है इंडियन टीम के लिए यंगस्टर्स। हार्दिक पांड्या, बुमराह, बहुत लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, तिलक वर्मा भी हैं, बहुत लोग हैं, ईशान किशन, बहुत लोग हैं। तो ऐसे में ये प्रोड्यूस करता है यंगस्टर्स को, तो यंगस्टर्स को प्रोड्यूस करने का काम इनका रुकना नहीं चाहिए, इंडियन टीम के लिए अच्छा होता है। तो ऐसे में वो काम चलता रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी उसकी भी बहुत बड़ी रहेगी इनके पास में। और हम देखें त्रिदीप कृष्णन की आप बात कर सकते हैं, आप विघ्नेश पुथुर की बात कर सकते हैं, तो यंगस्टर्स इनके पास में, रॉबिन मिन्स की बात कर सकते हैं, सबसे बड़े प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेंगे मेरे लिए। उसके बाद आते हैं कुछ थ्रेड्स के ऊपर, कुछ सीरियस थ्रेड्स भी हैं। पिछले साल अगर आपने देखा हो तो बोइंग हुई हार्दिक पांड्या की, टसल हुई रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में। अब कहानी क्या है कि जब भी ऐसी कोई टसल होती है, ईगो इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, कोई प्लेयर का ईगो हर्ट होता है, तो ऐसे में टीम का ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो खराब होता है। तो अगर वो माहौल खराब होता है तो उसके बाद शायद आप देखते हैं कि टीम परफॉर्म ना करे। ये रहेगा एक बिग क्वेश्चन कि क्या वो सब चीज़ें सही हो गई हैं। मुझे लग रहा है कि सही हो चुकी हैं, लेकिन वो तो परफॉर्मेंस जब आएगा तभी बताएगा, और ग्राउंड पे ड्रेसिंग रूम में जो माहौल रहेगा वो शायद हमको पता भी नहीं चल पाएगा, रिजल्ट्स हमको दिखेंगे, वो एक क्वेश्चन है। बाकी लेट्स होप कि वो चीज़ सॉर्ट हो गई होगी। बुमराह का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा, वो बहुत बड़ा थ्रेट है, नहीं होगा तो ये टीम बाहर हो जाएगी, ये टीम आगे शायद ना जा पाए। कार्तिक त्यागी जब ऑप्शन में आए थे तो मुझे लगा था कि मुंबई इंडियंस जाएगी उनके लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास कोई दूसरा इंडियन अच्छा पेसर नहीं था। मडवाल को इन्होंने जाने दिया, मडवाल होते तो शायद अच्छा काम करते बुमराह की जगह, अभी आके मडवाल को आरआर के पास जाने दिया, कार्तिक त्यागी को भी जाने दिया। मेरे हिसाब से गुड इनफ बॉलर हैं कार्तिक त्यागी, तेज़ भी हैं, T20 में अच्छा काम कर सकते थे, थोड़ा सा गाइडेंस मिलता उनको, लेकिन उनको मिस किया। तो क्या ये बहुत बड़ा मिस होगा, ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट ये भी है, थोड़े से बैकअप ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं, आप ओवरसीज 4 ही प्लेयर्स को हमेशा खिला सकते हैं, तो ऐसे में वो राइट कॉम्बो ढूंढने का चैलेंज रहेगा, बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा। अगर नहीं ढूंढ पाएंगे, सीएसके के पास भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छे बैकअप्स हैं, तो आई थिंक ये टीम फिर वहाँ पे थोड़ा सा फॉल्टर कर सकती है। उसके अलावा सेंटर अगर फेल हो गया तो क्या होगा, सबसे बड़ा थ्रेट, अगर सेंटर रन्स के लिए चले गए किसी मैच में या टूर्नामेंट में 2-3 मैचेस में, तो उसके बाद इनके पास तो अकेले वही अच्छे स्पिनर सबसे अच्छे, और ऐसे में उनकी कहानी क्या होगी, ये क्वेश्चन रहेगा। अब हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा इनकी बैटिंग एबिलिटीज़ के ऊपर, बॉलिंग एबिलिटीज़ के ऊपर, कौन बैटर्स अच्छे हैं, कौन बॉलर्स इकोनॉमी रेट अच्छा लगते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो टीम है, ये पूरी टीम सुपरस्टार से भरी हुई है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इनके पास स्ट्राइक रेट किसका है, तो रॉबिन मिन्स का 180 का स्ट्राइक रेट है, 180 का स्ट्राइक रेट व्हेन इट कम्स टू T20 करियर। सभी का ऑलमोस्ट 140 के ऊपर है, सिवाय रोहित शर्मा के, इनका 135 आता है। हार्दिक पांड्या 140 स्ट्राइक रेट, बेवॉन जेकब्स 149 का स्ट्राइक रेट, 168 का स्ट्राइक रेट नमन धीर का आता है, रॉबिन मिन्स 181 आता है, राज अंगद बाबा 130 आता है, पर ये तो ऑलराउंडर है। 136 रोहित शर्मा 135.85, 141 का रायन रिकल्टन का आता है, 151 का सूर्य कुमार यादव का आता है, 155 का तिलक वर्मा का आता है, सॉरी 145 का विल जैक्स का आता है। तो ये कहानी 114 का आता है इवन सेंटनर का। तो ये जो इनकी कहानी है, ये बहुत ही अलग कहानी है, और इसी वजह से शायद ये टीम चैंपियन बन सकती है, जो स्ट्राइक रेट इनके बैटर्स पजेस करते हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इनके इकोनॉमी जो रेट है, इनके पास किसी भी बॉलर का इकोनॉमी रेट 8.5 से ज़्यादा है ही नहीं। सबसे बड़ी कहानी इनके लिए है, इनके जितने मेन बॉलर्स हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, इनका 8.5 से ऊपर इकोनॉमी नहीं है। इससे बड़ी पॉजिटिव चीज़ क्या लोगे आप, बोल्ट का 8 का है, हार्दिक पांड्या 8.3, दीपक 4 7.8, 8.6 अर्जुन तेंदुलकर जो कि बहुत रन खाते हैं लेकिन उनका भी उतना नहीं है, 7.7 करण शर्मा, 7 मिशेल सेंटनर, 6 मुजीबुर रहमान, बुमराह 6, सबसे अच्छा बुमराह का 6.89। तो ये कहानी इनकी रहेगी। मिशेल सेंटर भी 8.45 देते हैं, तो अब सॉरी 7 देते हैं। तो ऐसे में आई थिंक इनकी बहुत ही अच्छी कहानी है बॉलिंग की भी अगर आप बात करें, और ऐसे में आई थिंक इनको ये टूर्नामेंट जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी टीम बना के अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर इट्स योर लॉस। आप मतलब कोई भी क्रिकेट फैन चाहेगा कि अच्छी टीम जीते, और वो कहानी अगर हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी अगर हम और देखें कि हम क्या बात कर सकते हैं, हम इनके फिक्सर्स देखते हैं सबसे पहले, इनके फिक्सर्स में कौन कौन कहाँ से इनको मैचेस खेलने हैं, कौन सी टीम से खेलने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका शेड्यूल में ओपन करता हूँ, तो सबसे पहला मैच इनका चेन्नई से है, चेन्नई सुपर किंग्स से इनका मैच है 23 मार्च को चेन्नई के अंदर। ये चांस है कि आप जीत लीजिए, पहला मैच है, क्योंकि अगर आप चेन्नई से बाद में खेलेंगे जब 20 अप्रैल को, हमें कुछ चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई की टीम अगर एक बार फॉर्म में आ गई तो उसके बाद वो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, आपकी राइवलरी चलती है। लेकिन चेन्नई में जाके मुंबई डोमिनेट करती है, अभी तक मुंबई अच्छा करती है चेन्नई में, ओनली टीम है बाकी सब टीम्स में जो कि चेन्नई में अच्छा कर पाती है, तो इसीलिए इनके पास चांस है पहले मैच जीती आगे बढ़िए। अहमदाबाद में मैच है टाइटन से, गुजरात टाइटन से मैच खेलेंगे, जीतना चाहिए ये मैच भी, क्योंकि आपके पास जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा है गुजरात टाइटन से।
और ऐसे में आप अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहेंगे पहले जीत के, आप वेट नहीं करना चाहेंगे फिर से कि मैं 7 बार हार के 8 बार जीत के जाऊँगा, 7 बार जीत के जाऊँगा, तो ये सब कहानी नहीं कर सकते आप। उसके बाद मुंबई में मैच है इनका कोलकाता नाइट राइडर्स से 31 मार्च को, और ये मैच भी एक्साइटिंग होगा क्योंकि वो भी तोड़ना जानते हैं, ये भी तोड़ना जानते हैं, पर इनकी जो राइवलरी है इसमें इनका थोड़ा सा पलड़ा भारी रहा है कोलकाता के अगेंस्ट, वो भी एक कहानी है। 4 अप्रैल को इनका लखनऊ से मैच है, लखनऊ में ही मैच है, लखनऊ बहुत वीक टीम है, इनको हराना पड़ेगा। आरसीबी से मैच है मुंबई में 7 अप्रैल को, वो भी ये जीत सकते हैं क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो अगेन आरसीबी से ज़्यादा अच्छी है। तो शुरुआत के 5 मैचेस ये जीतना इनको सीखना पड़ेगा, 3-4 मैचेस यहाँ पे, क्योंकि अगर ये नहीं जीतेंगे यहाँ पे तो शायद टूर्नामेंट जब बहुत ज़्यादा आप देखते हैं फाइट बढ़ेगी तो वहाँ पे कोई भी दब सकता है, कोई भी कुचला जा सकता है। तो ये कहानी नहीं आने दें, इसकी कोशिश करना चाहिए इनको। बाकी ओवरऑल बात करें प्लेऑफ चांसेस के, तो मुझे लगता है ये प्लेऑफ्स में जाने चाहिए। अगर ये टीम लेके आप नहीं जाते हैं तो आप आपकी फ्रेंचाइजी हटा लो, आप अगले साल मत खेलना, क्योंकि इससे अच्छी फ्रेंचाइजी आपको नहीं मिलेगी, इससे अच्छा स्क्वाड आपको नहीं मिलेगा। किसी प्लेयर को अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी को इससे अच्छे प्लेयर्स शायद नहीं मिलेंगे, इतना अच्छा स्क्वाड शायद नहीं मिलेगा। एक तो स्पिनर्स की कमी है, लेकिन आई थिंक इनकी जहाँ ये 7 मैचेस खेलेंगे अपने होम ग्राउंड में, वहाँ पे उतनी कमी महसूस नहीं करेंगे। चेन्नई जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, शायद वहाँ पे इनको कमी हो सकती है, जयपुर जाएंगे, वहाँ इनको थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक प्रिटी मच लॉक्ड इन है इनका स्क्वाड, और ऐसे में ये जीतना चाहिए। तो दिस इज़ द टीम टू लुक फॉर, ये जीतना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अब वीडियो का एंड भी है, और दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे चैनल ग्रो नहीं होगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर सब्सक्राइबर ज़रूरी है उसके लिए, और वॉच आवर्स ज़रूरी है बढ़ना, जो कि नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब ने चैनल को थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ है। तो मैं आपसे बस ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से वीडियोज़ को देखिए, और अपने कमेंट्स बताइए, अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखना है आप वो भी मुझे बताइए, मैं सुनूंगा उस चीज़ को और मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको इनकलकेट करूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।